हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एक समय में एक काम करो और इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा को इसमें शामिल करने के लिए सभी को छोड़ दें। तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने कि एक समय में एक ही काम करें और इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा को इसमें शामिल कर लें, यानी आप अपनी पूरी ताकत आप उस काम को करने में अपना तन मन सब कुछ लगा दीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और बाकी सब चीजों से ध्यान हटा दीजिए, तो यही आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी यही काम आपको करना है कि आपको जब पढ़ाई करनी है तो आपको अच्छी तरीके से अपनी आत्मा को उसमें लगा देना है। तो फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार डाल रही हूँ और आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। और मैंने पीडीएफ भी डालना शुरू कर दिया है, तो आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। तो आप उस पर जाकर लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चन बनाती हूँ और जो भी टॉपिक लेती हूँ बहुत ही अच्छे हैं और भारतीय संविधान से लेके मैंने शुरू किया है पॉलिटी में, और मैंने अब तक काफी वीडियो डाल चुकी हूँ मैं उसमें, और शुरुआत से ही मैं पढ़ा रही हूँ। और आप लोगों को बस इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है और आप लोगों की अच्छी तैयारी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों की अच्छी तैयारी कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने गुप्त और गुप्तोत्तर काल का पार्ट 4 लिया है और अब यहीं पे ये जो है चैप्टर मैं आज खत्म कर दूंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करूंगी। तो 3 पार्ट मैंने डाल दिए हैं, 3 वीडियो मैं बना चुकी हूँ 25-25 क्वेश्चन के। आज 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो आप लोगों को आज मैं 30 क्वेश्चन जो है करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर आज के टॉपिक पे चलते हैं और शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग का पार्ट 4 लिया है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने पहले की वीडियो में करा दिया है। आप पुरानी वीडियो देखने के लिए वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और ये आज चौथा पार्ट है, आज ये खत्म हो जाएगा। और इसके क्वेश्चन जो भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो भी मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैंने सारे इसमें करीब करीब करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट हमारा है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। सेकंड है शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। तीसरा है गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। तो इसमें कूट देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें ये जो है सारे ही सही हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एवं 4। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, पुलकेशिन सेकंड का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601, बी है 300, सी है 330, डी है 407। तो इसमें हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, 601। ठीक, हमारा राइट आंसर है 601। तो इसका डिटेल मैंने ले लिया था थोड़ा सा, कैसे हुआ है 601 ये देखने के लिए। तो देखिए, शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, तथा विक्रम संवत का जो प्रारंभ है वो 57
अथवा 58 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, विक्रमादित्य के उसमें जब ये था तब शुरू हुआ था, 57 या 58 ईस्वी पूर्व माना गया है। अतः पुलकेशिन सेकंड के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए हमें क्या करना है, वर्ष जो है 465 में हमें 78 और 58 को जोड़ना होगा। इस प्रकार 465 प्लस 58 प्लस 78 बराबर 601 विक्रम संवत। ठीक, तो ये जो है 601 इस तरीके से आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा, एक चालुक्य के अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है ए 478, बी 499, सी है 613 और डी है 634। तो हमारा राइट आंसर है 634। इसका हमारा राइट आंसर है 634। ठीक, पुराणों के अनुसार फोर्थ क्वेश्चन है, चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर, श्रावस्ती। तो चंद्रवंशी जो शासक थे उनका मूल स्थान क्या था, फोर्थ का हमारा राइट आंसर है सी, प्रतिष्ठानपुर। व्याख्या देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों अन्य 2 सूर्यवंश एवं अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी समारन ने प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान झूसी, इलाहाबाद, तो ये जो है इलाहाबाद जो है उसमें झूसी एक स्थान है, तो ये वर्तमान झूसी इलाहाबाद जो था ये प्रतिष्ठानपुर पहले था नाम इसका, तो ये राजधानी की स्थापना की थी प्रतिष्ठानपुर में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिष्ठानपुर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, मौखरी शासकों की राजधानी थी ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिफ्थ का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी, वो थी कन्नौज। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा एवं ग्रह वर्मा थे। तो इसके तो देखे मेन शासक थे हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ये जो है, और ये आदित्य वर्मा, और ये जो ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, ये ग्रह वर्मा थे। ठीक, सिक्स क्वेश्चन हमारा, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है। ए है हरिशेर, बी है कल्हड़, सी कालिदास, डी है इनमें से किसी में नहीं। तो सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स कल्हड़, बी, हमारा बी ऑप्शन राइट है, कल्हड़। तो हर्ष के समय की जो सूचनाएं हैं वो कल्हड़ की पुस्तकों में मिलती है। तो कल्हड़ की जो पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगड़ी। कल्हड़ की पुस्तक जो है राजतरंगड़ी नाम है, तो उसमें जो है हर्ष की समय की सूचनाएं हमें मिलती हैं। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त या डी परिमल गुप्त। तो हर्षचरित जो पुस्तक है वो किसकी लिखी हुई है फ्रेंड्स, ये है लिखी हुई बाणभट्ट की। बाणभट्ट ने हर्षचरित पुस्तक लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखें, बाणभट्ट की पुस्तक जो ये है हर्षचरित नाम है उसका। एट्थ क्वेश्चन हमारा, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। ए है कन्नौज, बी है पाटलिपुत्र, सी प्रयाग, डी थानेश्वर। तो 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, हर्ष के साम्राज्य की क्या राजधानी थी, ये थी कन्नौज। ये राइट आंसर हमारा है कन्नौज। व्याख्या में देखते हैं, चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। तो ये जो राजश्री थी वो हर्ष की बहन थी। ठीक, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ये है कन्नौज तथा प्रयाग में, बी है प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी है थानेश्वर तथा बल्लभी में, डी है बल्लभी तथा प्रयाग में। तो
इसका हमारा 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक, ये कन्नौज तथा प्रयाग में दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। जो कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में और कन्नौज में, ये माना जाता है कि हर्षवर्धन ने ही इसकी शुरुआत की थी। तो डिटेल में देखते हैं। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता हेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोच परिषद कहा गया है। क्या कहा गया है उसे फ्रेंड्स? से देखिए, महामोच परिषद इसे कहा गया है, महामोच परिषद। ठीक है, इसे महामोच परिषद कहा गया है। ठीक, हेनसांग जो था वो छठे, उसे महामोच परिषद कहा गया है। और हेनसांग जो था वो स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से आया था यात्री हेनसांग। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। तो ये जो प्रयाग में मेला लगता है कुंभ का 6 वर्ष के उपरांत, और फिर महाकुंभ लगता है 12 वर्ष के उपरांत, तो ये हर्षवर्धन के ही काल की शुरुआत है, हर्ष ने ही ये शुरू किया था। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो क्वेश्चन करीब वही है, लेकिन यह कई तरीके से पूछ लेते हैं, तो इसलिए बताना जरूरी है। तो ए है काशी, बी प्रयाग, सी अयोध्या, डी सारनाथ। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स 10 का बी, प्रयाग में। ठीक, 11th क्वेश्चन हमारा, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका पुलकेशिन फर्स्ट ने, पुलकेशिन सेकंड ने, विक्रमादित्य फर्स्ट ने, विक्रमादित्य सेकंड ने। तो ये हर्ष जो ये हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था। तो रोका किसने था? 11 का हमारा राइट आंसर है पुलकेशिन सेकंड ने, बी। ठीक, पुलकेशिन सेकंड ने रोका था। व्याख्या देखते हैं। हर्ष की विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन सेकंड भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्य हावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन सेकंड की एहोल प्रशस्ति एवं हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। तो ये देखिए, ध्यान रखिए, पुलकेशिन सेकंड की एहोल प्रशस्ति एवं हेनसांग का विवरण जो था, एहोल प्रशस्ति के बहुत पूछता है, तो एहोल प्रशस्ति और हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य थे। पुलकेशिन सेकंड ने उसके आगमन को रोका था। 12th क्वेश्चन हमारा, कवि बाण निवासी था। बाण मतलब बाणभट्ट। कवि बाणभट्ट निवासी था। ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12th का हमारा राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, जो मैंने ले लिया था, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें ये कहाँ का था, मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। बाणभट्ट का जन्म औरंगाबाद जिले के वर्तमान बिहार सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। क्या नाम था पृथ्वीकूटा। इसके पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राजदेवी था। तो ये जो है हुआ था बिहार में, जो कि ये पाटलिपुत्र और ये थानेश्वर, ये भोजपुर स्थान है, यह स्थान था पृथ्वीकूटा। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। 13 क्वेश्चन हमारा, हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। तो अभी हमने उसके बारे में पढ़ा ही था, चंद्रगुप्त सेकंड, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो हमारा 13 का राइट आंसर है बी, सम्राट हर्ष के शासन काल में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, याद रखें। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध का चरण चिन्ह द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी। तो उसकी अभिलाषा क्या थी हेनसांग की, कि वो यहाँ पे भारत में आके महात्मा बुद्ध का
जो है चरण चिन्ह द्वारा, जो उनके जहां जहां चरण पड़े थे, जहां जहां वह गए थे, उन पवित्र स्थानों को इसकी देखने की इच्छा थी, और पवित्र बौद्ध ग्रंथ जो उसकी अध्ययन करने की इच्छा ह्वेनसांग की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस समय की इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। तो इससे भी हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी हमें प्राप्त होती है, सी यू की जो ह्वेनसांग ने लिखी थी। ठीक फ्रेंड्स, 14 क्वेश्चन हमारा, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री इवान च्वांग, ह्वेनसांग का ही नाम है, इवान च्वांग है, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इस तरह से क्वेश्चन यूजीसी नेट, पीसीएस, आईएएस में पूछा जाता है। ठीक है, पीजीटी में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल तरीके से भी हमें आंसर देने आना चाहिए। तो देखिए, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा है, व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो हमारा इसमें राइट आंसर है फ्रेंड्स 14 क्वेश्चन का बी, 2 और 3। तो हमारा ये जो है 2 और ये हमारा 3 है सही। ठीक है, ये हमारा सही नहीं। 15 क्वेश्चन हमारा, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइशुंग ने, तुंग कुआन ने, कुयेन लू ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। हर्ष के दरबार में एक दूत रूप में किसने भेजा था? तो इसका मैंने डिटेल तो नहीं लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ इसके बारे में आप लोगों को, कि जो ह्वेनसांग था चीन के तांग वंशी शासक ताई चुंग का जो है समकालीन तथा इसी के राज्य का नागरिक था। तो ये जो ह्वेनसांग था चीन के तांग वंशी शासक जो था, वहीं का वो समकालीन तथा वो राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रमणों के भय से ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो जो वो था सुंग, उसने अपने नागरिकों पर विदेश यात्रा के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ह्वेनसांग ने क्या किया कि उसकी राजज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके वह पश्चिम यात्रा पर निकल गया, और वहां से होते हुए फिर वो सिल्क रूट से जो है भारत आ गया। तो वहां पे आकर उसने, और सिल्क रूट कब बनाया गया था? ये बनाया गया था कनिष्क के शासनकाल में, चीन से भारत को जोड़ा गया था। तो ये जो है उसी रूट से होता हुआ ये आ गया भारत में, और यहाँ पर उसने आकर नालंदा में ये जाके उसने शिक्षा प्राप्त की, और वहां पे वो कई वर्षों तक रहा, और उसने एक बुक लिखी थी। फिर वह जब वापस गया तो उसको वहां के शासक ने दंडित करने की बजाय उसका स्वागत किया, और उसे जो है प्रेरित किया कि अपने अनुभवों पर एक वो कुछ लिखे, एक बुक लिखे। तो उसने एक पुस्तक लिखी थी, ए रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स। आप इसे चाहे नोट कर लें, ए रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स में संकलित किया था इसने अपने अनुभवों को। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, मथुरा। ठीक, मथुरा जो था वो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था उस समय, मथुरा। भारत, इसने ह्वेनसांग ने भारत यात्रा के समय ये चीजें लिखी हैं। 17 क्वेश्चन हमारा, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, बीसन के लिए, सी रेशम के लिए और डी ऊन के लिए? तो इसका कौशेय जो शब्द था उसका प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। ठीक फ्रेंड्स, सी है रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग जो किया गया है।
18 क्वेश्चन हमारा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला में, बी विक्रमशिला में, सी मगध में, डी नालंदा में। तो ये देखिए कई क्वेश्चन मिलते जुलते से हैं इसमें, तो ये है नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति जो थे वो आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धन्य, कटक होते कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और वहां उसने व्याख्यान दिया। दोबारा भी वो आया था और उसने वहां पे व्याख्यान भी दिया था। 19 क्वेश्चन हमारा, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो आज जब ह्वेनसांग को याद किया जाता है कि वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो क्यों याद किया जाता है? अगर उसने कुछ किया ना होता तो पता ही नहीं चलता कि आया था, कब गया, घूम के चला गया होता। लेकिन जो उसने एक बुक लिखी थी उसकी वजह से उसको याद किया जाता है। तो इसमें देखिए, हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था। तो इसका राइट आंसर हमारा है फ्रेंड सी यू की रचना। मेन उसका हमारा याद करने का क्या कारण है कि वह उसने सी यू की बुक लिखी, किताब लिखी, जिसकी वजह जिससे में उस समय के भारत हर्षवर्धन के शासनकाल की हमें जानकारी मिलती है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से हम उसको याद करते हैं। तो ये कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था और उसने ये बुक लिखी थी, सी यू की रचना की थी उसने। तो ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। ह्वेनसांग तो इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है, क्योंकि उसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफी जानकारी उपलब्ध होती है। 20 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो कब किया था? ए 405 ईस्वी में, बी 635 ईस्वी में, सी है 637 ईस्वी में, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 20 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो है ये मतलब उस समय नहीं आया था, जो भी ये सन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो इसलिए मैंने ले लिया था। तो इसमें देखिए, इसमें मैंने डिटेल में बता दिया है आप लोगों की कि कब आया था। चीनी यात्री इसिंग ने 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 693-94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ चीन वापस लौट गया। तो ये देखिए 671 या 72 ईस्वी के आसपास वो आया था यहाँ पे बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा की वजह से। 21 क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? हो क्योंकि, इंतु, सी यू की, सी की या पोनो। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स इंतु। जो चीनी यात्री हैं वो भारत का उल्लेख इंतु नाम से करते हैं। 22 क्वेश्चन हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? मुसलमान थे, कुषाण थे, सीथियंस थे या मुगल थे? तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स मुसलमान थे। नालंदा जो है विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे मुसलमान। तो इसमें देखिए डिटेल में दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन। तो ये जो बख्तियार खिलजी था, कहते हैं कि यही आया था और इसने यहाँ पे आग लगा दिया, और इतना जो है अनमोल विश्वविद्यालय था, बहुत बाहर से भी विदेश से भी लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। और एक वीडियो मैंने इसके बारे में बताया भी है आप लोगों को पिछली वीडियो में। तो इसने बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। तो ये बौद्ध शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऐसा के अच्छा केंद्र था, बहुत विख्यात था, विश्व विख्यात केंद्र था ये जो है नालंदा, जिसको इसने आग लगा दिया और सब कुछ वहां पे जलकर राख हो गया। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें वहां पर जल गई, नष्ट हो गई। तो बहुत सारी चीजें नहीं तो और भी बहुत सारी चीजें वहां से पता चलती, क्योंकि बहुत सारी बुक्स वगैरह, किताबें वगैरह भी थी वहां पे जो सब जल के राख हो गई थी। ठीक। 23 है, नालंदा कहाँ पर स्थित है? ए है मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो नालंदा बिहार में स्थित है। बिहार में, बिहार के पटना से 64 किमी दक्षिण में
बड़गांव नामक स्थान में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। तो ये नाम देख लीजिए, क्या है ये, बड़गांव नाम है ये है बड़गांव नामक स्थान में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। तो गुप्त काल के समय में ये नालंदा जो था विश्वविद्यालय वो अस्तित्व में आया था, उस समय इसका पता चला था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए थे। 24 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी धार, डी देवगिरी। तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वो था 24 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ए कन्नौज। तो गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने के कारण तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण तीन शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना। तो गंगा यमुना और दोआब का मतलब है कि दो नदियों के बीच में था, ये गंगा और यमुना के बीच में स्थित था, तो इसलिए इसे दोआब कहते हैं। तो ये जो है आकर्षण का केंद्र बना। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इनमें आपस में संघर्ष भी हुआ था इसके लिए, कन्नौज के लिए। ठीक, 25 क्वेश्चन हमारा। ये सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। आर इस काल में भू स्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर हमें सही उत्तर चुनना है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ए और आर दोनों इसमें राइट हैं, यानी दोनों ही सही हैं। 26 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। ये ध्यान देखें, सही है या नहीं है, इस पे बहुत ध्यान दिया करिए। ए है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया, बिल्कुल सही है। बी है उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। सी है उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये सही नहीं है। और डी है उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था, बाकी ये तीनों काम उन्होंने किया था। तो डिटेल देख लेते हैं। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत का पैदल ही भ्रमण किया, ये बहुत महान काम किया था उन्होंने, संपूर्ण भारत का पैदल ही भ्रमण कर डाला। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है शंकराचार्य के दर्शन को? अद्वैत वेदांत, ये ध्यान रखें जरूर, अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। तो जो शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे, आज भी बहुत मान्यता है हिंदू धर्म में उन चारों धामों की, चारों मठों की। तो ये हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट है श्रृंगेरी जो कर्नाटक में है और दक्षिण में कर्नाटक में। दूसरा है द्वारका जो गुजरात में है पश्चिम में। तीसरा है पुरी उड़ीसा जो पूर्व में है तथा ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में है। तो आप देख सकते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों धामों में, चारों दिशाओं में इन्होंने धाम की स्थापना करी थी, मठ की स्थापना करी थी, जो आज भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं और इनका बहुत ही आज भी बहुत ज्यादा महत्व है हिंदू धर्म में। ठीक, 27 क्वेश्चन है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो 27 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी केरल में। जो आदि शंकर थे जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था केरल में।
28 क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। इसमें हमें ये देखना सुमेलित कौन सा नहीं है। तो हमारा रवि कीर्ति है जो है वो है पुलकेशिन, ये राइट है। भवभूति ये है कन्नौज के यशोवर्मन। सी है हरिसेन हर्ष। डी है दंडी नरसिंह बर्मन। तो ये भी राइट है हमारा, ए बी और डी राइट है। ये जो हमारा हरिसेन है हर्ष ये राइट नहीं है, ये हमारा रॉन्ग है आंसर। तो हरिसेन जो था वो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता था, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था, मतलब रचना की थी उसने। तथा समुद्रगुप्त के शासनकाल की बात है ये। समुद्रगुप्त के जो अभिलेख थे उनका भी जानकारी सबकी इसमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती है। तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल का था और संधि विकृत सचिव था। तथा हर्ष का दरबारी जो हर्ष था, बाणभट्ट था, वो हर्ष का दरबारी कवि था। तो ये हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट। और जो हरिसेन था ये समुद्रगुप्त के शासनकाल का था। तो ये जो है दंडी नरसिंह वर्मन, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, रवि कीर्ति पुलकेशिन। तो ये सब हमारे राइट आंसर है। ठीक है। 29 हमारा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दीजिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड दरबारी कवि, जो दरबारी कवि थे उनका नाम है ये, और राजा जिनके दरबार में दरबारी कवि जिनके दरबार में रहते थे वो कवि उनका नाम है। तो अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट, इधर है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी। तो हमें ये देखना है कि कौन किसके दरबार में रहता था। अभी मैंने बताया था हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में थे। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। तो हमारे यूं मिल जाएगा ये हर्षवर्धन। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त ऐसे। और ये इसमें हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स 29 का बी। तो हमारा ए का 4 होगा। ए का अमीर खुसरो जो है ए का 4, ये हमारा राइट आंसर है। इसमें 29 का बी, बी है तो हमारा है ए का 4, बी का 1। जो कालिदास है वो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के थे। तो इस तरीके से हमारा मिलान हो जाता है और C2 डी का 3। ठीक है। तो इसमें आप मिला लीजिए, बाकी मैंने मिला तो दिया है। खैर इसमें डिटेल में थोड़ा सा मैंने लिया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि नवरत्नों में से एक थे। हरिसेन समुद्रगुप्त संदीप सचिव तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 30 क्वेश्चन हमारा सही जोड़ी बनाइए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ए भोज, बी दुर्गावती, सी समुद्रगुप्त, डी है अशोक, उज्जैन, विदिशा, धार, गोंडवाना। तो ये है, हमें मिलाना है इसमें भी। तो 30 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर वैसे डी है। ए का 3 है हमारा। ए का 3 जो भोज थे वो राजा भोज वो थे धार के, मध्य प्रदेश में है ये। और जो दुर्गावती थी रानी दुर्गावती ये थी गोंडवाना की। और अशोक समुद्रगुप्त जो थे सी, सी का हमारा है 2 विदिशा। और अशोक उज्जैन। ठीक। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, आज मैंने 30 क्वेश्चन लिया था। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और मैंने पीडीएफ भी डालना शुरू कर दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। तो वहां से आप लिंक पे जाकर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए आप लोगों को कोई भी शुल्क नहीं देना है, 1 रुपया भी आप लोगों को नहीं देना है। और काफ़ी टाइम लग जाता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाने में और मेहनत करने में। तो मैं चाहती हूँ आप उस जो है उसका आप लोग
लाभ उठाएं और आप लोगों को सफलता मिले, बस मेरी यही ईश्वर से कामना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।